तो आज है डे 2 डीबीएमएस के। डीबीएमएस में ईआर डिजाइनिंग वाले चैप्टर को पढ़ने का। तो कल डे 1 में मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। दैट्स माय मिस्टेक। मुझे उसे बनाना चाहिए था बट मैंने कल बनाए नहीं। पर आज बनाएंगे, ठीक है। आज पहले नोट्स बनाएंगे, देन उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो वीएस कोड पे मैंने खोल लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे नोट्स बनाऊंगा। ओके। और हम अपनी बुक को खोल लेंगे एज ब्राउजर पे। ओके गुड। तो हाँ, हम एग्जैक्टली इसी पेज पे थे, 288। फटाक से रिवीजन करते हैं हमने कल क्या क्या पढ़ा था, फिर हम टॉपिक 7.1.2 से स्टार्ट करेंगे आज। हमने देखा था कि आप इस चैप्टर में हम लोग ईआर मॉडलिंग को फोकस करेंगे और हम जानेंगे कि ईआर डिजाइन्स को कैसे हमें रिलेशनल स्कीमा में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। और ये जाना था कि डेटाबेस एप्लीकेशन को क्रिएट करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसमें कि हमारा डिजाइनिंग इन्वॉल्व होता है ना। प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स उसके इन्वॉल्व होते हैं, सिक्योरिटी के लिए उसके प्रोग्राम्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके। फिर हम लोगों ने डिजाइन फेजेस में पढ़ा था कि डेटाबेस डिजाइन करने से पहले हमें अपने एप्लीकेशन के यूजर्स, स्टेक होल्डर्स से हमें इंटरेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझ पाए। देन उसके बाद रिक्वायरमेंट समझ पाए, मस्ट इंटरेक्ट विद यूजर टू अंडरस्टैंड नीड ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की नीड समझ पाए और उसे रिप्रेजेंट कर सके एक हाई लेवल फैशन दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय यूजर्स, चूंकि यूजर में ये जो यूजर समझ पाए, और उस एंड देन ट्रांसलेट रिक्वायरमेंट इनटू लो लेवल डिजाइन, और उस रिक्वायरमेंट को हम लोग ट्रांसलेट कर सके एक लो लेवल डिजाइन में। फिर देन उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि इनिशियल फेज जो होता है कि हमें टू कैरेक्टराइज फुली द डेटा नीड्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव डेटाबेस यूजर, हमें डेटाबेस यूजर की सारी नीड्स को अच्छे से जानना होता है और उसके लिए हमें डोमेन एक्सपर्ट्स और के साथ बात करनी पड़ेगी। देन उसके बाद दिस फेस इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट्स व्हाइल देयर आर टेक्निक्स फॉर डायग्रामिंग रिप्रेजेंटिंग यूजर रिक्वायरमेंट इन दिस रिक्वायरमेंट। तो इस वाले फेस में हम लोग यूजर के रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स को नोट कर रहे थे। दैट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर डिजाइन फेस। तो हम इसी चीज का नोट भी कर लेते हैं, है ना। जैसे कि दोबारा से हमें इसको डिटेल में ना पढ़ना पड़े। और हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है डिजाइन फेसेस। तो एक फाइल बनाएंगे, डिजाइन फेसेस .md 7.1, और ये है 7.1। डिजाइन फेसेस में हमने ये जाना कि पहला स्टेप जो होता है हमारा, फर्स्ट फेस। ओके। फर्स्ट फेस इसका आउटकम जो होता है वो स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। देन उसके बाद डिजाइनर को डेटा मॉडल को चूज करना होता है, और ये कोई भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है जो कि कॉन्सेप्चुअल डिजाइन को डिटेल में
नोट कर सकें, यूज टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन। अच्छा, ये चूज अ डेटा मॉडल, ये कौन कौन से डेटा मॉडल हो सकते हैं? तो इसको गूगल करते हैं। गूगल के लिए मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, व्हाट आर द डेटा मॉडल यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हाट? कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल डिजाइन। एक तो हमारे सामने ईआर मॉडल का ही आ रहा है कि ईआर मॉडल यूज कर सकते हैं, और यूएमएल यूज कर सकते हैं हम लोग, इनहेंस्ड ईआर मॉडल। ओआरएम्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इतने तरीके हैं डेटा मॉडल के रिप्रेजेंटेशन के। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, रिप्रेजेंट डेटा मॉडल, फिजिकल डेटा मॉडल। कॉन्सेप्चुअल में हमारे पास है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे बात यही हो रही कि हम ईआर डायग्राम को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हर फोकस एट दिस पॉइंट डिस्क्राइबिंग द डेटा एंड देयर रिलेशनशिप। इस पॉइंट पे हम लोग डेटा और उनके बीच में रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे। स्टोरेज पे हम फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये सेकंड स्टेप है जिसमें हम ईआर डायग्राम बनाते हैं। डेटाबेस डिजाइनिंग के लिए जो दूसरा स्टेप है वो है ईआर डायग्राम बनाना। तो सही है। सेकंड फेज कहता है, इसमें हमें मिलेगा यूजर स्पेसिफिकेशन ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट। देन उसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा कॉन्सेप्चुअल डिजाइन। बेसिकली डेवलप ईआर मॉडल हेयर। ओके, और नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि फोकस एट दिस पॉइंट, यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए रिलेशनशिप्स और एंटिटीज को डिस्क्राइब करने में, ना कि स्टोरेज को डिस्क्राइब करने में। डिस्क्राइब द, क्या हो गया यार इसको, डिस्क्राइब द डेटा एंड देयर रिलेशनशिप rather than on specific on specifying physical storage detail। ओके, इसके बाद हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करेंगे। A fully developed conceptual schema also indicate the functional requirements of enterprises। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताता है कि यूजर क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता है उस डेटा के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा डिजाइनर कैन रिव्यू हम उसको रिव्यू करेंगे बेस्ड ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट।
फाइन। और लास्ट फेज है द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट डेटा मॉडल टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस, प्रोसीड टू फाइनल डिजाइन फेसेस। लॉजिकल फेज और फिजिकल डिजाइन फेज। फिजिकल डिजाइन फेज मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर वगैरह चूज करना, लॉजिकल वाला तो हम लोगों ने देख लिया कि ईआर मॉडल हमें बनाना होगा। तो ये सारे स्टेप है, मतलब डेटाबेस को डिजाइन करने की बात हो रही है। अब हमारे पास तो ऑलरेडी ये डेवलप रहता है फिजिकल डिजाइन फेज। कोई हम मॉडल ही चूज कर रहे होते हैं, या तो माई एसक्यूएल या तो ओरेकल या मोंगोडीबी, है ना। इतना ही नोट करते हैं। अब उसके बाद हम 7.1.2 पे चलते हैं। A major part of the database, a major part of database designing process is deciding how to represent in the design the various types of things such as places, product, and their and the like. We use the term entity to refer to any such distinct identifiable item. तो एंटिटीज क्या होती है? डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाइबल आइटम, जो कि जिनके कुछ एग्जांपल हैं पीपल, प्लेसेस, प्रोडक्ट्स। इन अ यूनिवर्सिटी डेटाबेस, एक यूनिवर्सिटी डेटाबेस का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल ऑफ एंटिटीज, वहां पे एग्जांपल क्या होंगे एंटिटीज के? विच वुड बी इंक्लूड इंस्ट्रक्टर, वहां पे इंस्ट्रक्टर एक एंटिटी हो सकता है, स्टूडेंट एक एंटिटीज हो सकता है, स्टूडेंट डिपार्टमेंट एक एंटिटीज हो सकता है, कोर्सेस एक एंटिटी हो सकता है, और कोर्स ऑफरिंग एक एंटिटी हो सकता है। द वेरियस एंटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ वैरायटी ऑफ वे। हाँ, जो एंटिटीज हैं वो अलग अलग तरीके से रिलेट कर सकती हैं एक दूसरे एंटिटी से, ठीक है। ऑल ऑफ विच नीड टू बी कैप्चर्ड इन अ डेटाबेस, सभी को डेटाबेस में कैप्चर करना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टूडेंट, a student takes a course offering while an instructor teaches a course offering। स्टूडेंट कोर्स ऑफरिंग को लेता है, टीचर कोर्स ऑफरिंग को टीच करता है। टीचर्स एंड टेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। टीचर लेता है कोर्स ऑफरिंग को, ठीक है, पढ़ाता है। इन डिजाइनिंग डेटाबेस वी मस्ट इंश्योर दैट वी अवॉइड अ टू मेजर पिटफॉल। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमें दो मेजर पिटफॉल्स को अवॉइड करना चाहिए डेटाबेस डिजाइन करते समय, डेटाबेस स्कीमा को डिजाइन करते समय। वो क्या है? पहला पिटफॉल है रिडंडेंसी का। अब बैड डिजाइन में भी रिपीट इंफॉर्मेशन, एक बैड डिजाइन में इंफॉर्मेशन रिपीट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर में, इफ वी स्टोर कोर्स ऑफरिंग एंड टाइटल ऑफ कोर्स विथ ईच ऑफरिंग्स, हर ऑफरिंग के साथ द टाइटल वुड बी स्टोर्ड रिडंडेंटली, तो जो टाइटल है वो रिडंडेंटली स्टोर होगा। दैट इज मल्टीपल टाइम अननेसेसरी विथ ईच ऑफरिंग, हर ऑफरिंग के साथ। इट वुड suffice to store only the course identifier with each offering। ओके, तो इसको ना थोड़ा सा हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मतलब जो भी इसने एग्जांपल दिया इसको थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे। एंड टू एसोसिएट, ठीक है, तो एक काम करेंगे, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड लेट्स ओपन द चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को ओपन करेंगे, ये पैराग्राफ चैट जीपीटी को देंगे और कहेंगे एक्सप्लेन बाय विजुअल्स। तो अब चैट जीपीटी हमें इस पैराग्राफ को विजुअल्स के साथ एक्सप्लेन करेगा। बैड डिजाइनिंग, एक बैड डिजाइनिंग का उसने एग्जांपल दिया, एक टेबल बनाया है। इस टेबल के अंदर, इस टेबल का नाम है कोर्स ऑफरिंग, जिसमें को ऑफरिंग की आईडी है, ऑफरिंग की आईडी है 123, ठीक है। कोर्स की आईडी है CS 101 101 101, ठीक है। कोर्स टाइटल बार बार रिपीट हो रहा है, सेमेस्टर 2025 का है, ये 2026 का है, ये 2026 का है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है?
जो कोर्स टाइटल है वो रिपीट हो रहा है हर बार, ठीक है। फॉर कोर्स C101 द टाइटल इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। टाइटल क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। मतलब कि हमने यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम रिपीट करी। कोर्स आईडी तो रिपीट हो ही रही है, एक तो रिलेशन बनाने के लिए कि ऑफरिंग नंबर 1 के लिए कोर्स आईडी ये है, बट साथ ही साथ हम टाइटल को भी रिपीट कर रहे हैं जो कि अननेसेसरी है। अगर हमारे पास कोर्स आईडी होगी तो हम कोर्स आईडी की कोर्स की टेबल से हम उसका टाइटल पता कर सकते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस चीज को रिडेंडेंट कर रहे हैं, तो ये एक बैड डिजाइन है। राइटर हमको ये समझाना चाह रहा था। दिस क्रिएट सेवरल इशू। यहाँ पे बहुत सारी यहाँ से बहुत सारे इशू क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि पहला तो स्टोरेज वेस्टेज, स्टोरेज को हम वेस्ट कर रहे हैं। अपडेट प्रॉब्लम, अपडेशन का प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग अपडेट एनोमली कहते हैं। अगर टाइटल चेंज करना होगा हमें इंट्रो टू प्रोग्रामिंग विथ पाइथन, तो इसको अपडेट करने में थोड़ा सा रिस्क है ना, क्योंकि हमें बहुत सारी रोज को मल्टीपली अपडेट करना होगा, है ना। तो एक तो सबसे पहले ऑपरेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, हम बार बार उस चीज को अपडेट करेंगे। और दूसरा, अगर मे बी आ, कुछ भी कुछ भी मतलब गड़बड़ी के कारण अगर वो प्रोसेस बीच में रुक जाता है तो आगे की रोज अपडेट नहीं होंगी, है ना। इनकंसिस्टेंसी रिस्क, 1 रो में एक्सीडेंटली, हाँ मैं एक्सीडेंटली शब्द को नहीं सोच पा रहा था, एक्सीडेंटली अगर कुछ हो जाता है तो फिर सारे अपडेशन न हो पाए, है ना। टेबल 1 कोर्सेस, तो इसको इन्होंने क्या करा है, अच्छा डिजाइन इसमें क्या है कि हम टाइटल को यहाँ से हटा दें, हम कोर्स की एक अलग से टेबल बना लिए जिसमें हम आईडी और उसके करस्पॉन्डिंग उसका टाइटल रख लें। तो अब सिर्फ यहाँ पे कोर्स आईडी रिपीट हो रही है, जो कि नेसेसरी है कि हमें रिलेशन दिखाना ही है। और यहाँ पे टाइटल को रिपीट करना यहाँ पे नेसेसिटी नहीं थी, तो उन्होंने इसको हटा दिया। अब ये बेटर क्यों है? क्योंकि कोर्स टाइटल स्टोर्ड ओनली वंस, कोर्स टाइटल केवल एक बार ही स्टोर है। कोर्स आईडी रेफरेंस की तरह एक्ट कर रही है, और यहाँ पे हम स्टोरेज को सेव कर पा रहे हैं और इनकंसिस्टेंसी से भी हम बच रहे हैं। और अगर हमें बाद में कुछ वैसा रिजल्ट चाहिए तो हम ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो की आइडिया क्या है? रिडेंडेंसी इज इक्वल टू स्टोरिंग द सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम अननेसेसरी। नॉर्मलाइजेशन सॉल्व दिस बाय सेपरेटिंग एंटिटीज एंड लिंकिंग देम विद आईडीज। तो ये कुछ की पॉइंट्स है और मैं इसको नोट में लेना चाहूंगा। तो टॉपिक है हमारा 7.2 डॉट एम डी। एक्चुअली मैं उसका टाइटल भूल गया था, क्या टाइटल है इसका? डिजाइन अल्टरनेटिव्स। हैशटैग डिजाइन अल्टरनेटिव्स। तो हमारा ये पहला पॉइंट है जो हमने नोट डाउन करा है इसमें, कि रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए। रिडंडेंसी के बारे में यहाँ पे हमने जाना, और जब हम डेटाबेस को डिजाइन करें हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम इन दो मेजर पिटफॉल्स को अवॉइड करें, ठीक है। तो कौन कौन से वो पिटफॉल हैं? पहला तो है हमारा रिडंडेंसी, और दूसरा पिटफॉल देखो क्या है। Redundancy also occur in a relational schema. In the university example we have used so far, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल जो हम अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं, we have a relation with section information and a separate relation with course information. Suppose that instead we have a single relation where we repeat all of course offering information, course id, title, department name and credit, once for each section, हर section के लिए of courses. Clearly information about courses
would be stored redundantly. The biggest problem with such redundancy representation of information is that the copy of pieces of information can become inconsistent. तो हमें एक्चुअली ये वही एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है कि अगर मान लो कि हमारे पास कोर्स ऑफरिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, कोर्स की इन्फॉर्मेशन जो है हम हर एक ऑफरिंग के साथ रिपीट कर दे, है ना। जो यहाँ पे हमने दे रखा है कि हर एक ऑफरिंग आईडी के साथ हम पूरी पूरी कोर्स की इन्फॉर्मेशन अगर रिपीट करेंगे, उसको इस तरह से स्टोर करेंगे तो डेटा रिडंडेंट वे में स्टोर होगा, बहुत सारी कॉपीज बनेंगी डेटा की, जो कि इनकंसिस्टेंट कर देगा। इफ द इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड विदाउट टेकिंग प्रिकॉशन, और इंफॉर्मेशन को हम अपडेट करते हैं बिना किसी प्रिकॉशंस के, बिना किसी सावधानी के, टू अपडेट ऑल कॉपीज ऑफ इंफॉर्मेशन, सारी कॉपीज को अपडेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट ऑफरिंग ऑफ कोर्स may have the same course identifier but may have different titles, अलग अलग टाइटल्स हो सकते हैं। it would then become unclear what is the correct title of course is. Ideally information should appear in exactly one place. ठीक है, आइडियली ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन हमें एक जगह पर ही रखनी चाहिए जहां से हम उसको अपडेट करें और सोर्स ऑफ ट्रुथ बने वो। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला मेजर पिटफॉल जान लिया है। अब हम दूसरे मेजर पिटफॉल पे चलते हैं जिसका नाम है इनकम्प्लीटनेस। ओके गाइस, तो इस पॉइंट पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हमने पैराग्राफ को पढ़ा, चैट जीपीटी करा उसको समझने के लिए, ठीक है, और हमारा मोटिव भी यही है, हम एज अ लर्नर यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, देन हम उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे आगे चल के। तो देखते हैं, मजा आएगी इस प्रोसेस में, इस जर्नी में, ठीक है। तो कृष्ण का फेमस है ये एक गीता का श्लोक कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगो स्वकर्मणि। हमें कर्म फल की चिंता नहीं करनी है और हमें कर्म का त्याग भी नहीं करना है, सॉरी, कर्म फल की चिंता नहीं करनी है, हाँ, और कर्म को त्याग भी नहीं करना है, कर्म करते रहना है। यस, तो चलो शुरू करते हैं, थोड़ा बात करने के बाद। अब नेक्स्ट, इनकम्प्लीटनेस। अब समझते हैं इनकम्प्लीटनेस का मतलब क्या है। अ बैड डिजाइन may make certain aspect of enterprise difficult or impossible to model। एक बैड डिजाइन जो होता है, इंटरप्राइजेस मतलब जो कंपनीज होती हैं, उनके कुछ एक्सपेक्ट को मॉडल करने में काफी मुश्किलें पैदा करता है। हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान लेते हैं दैट एज इन केस वन अबव, जो हम लोगों ने ऊपर वाले केस पे हम लोगों ने डिस्कस करा था, अबव बात कर रहा है, मतलब जो हम लोगों ने अभी पहला वाला एग्जांपल लिया था जहां पे कोर्स आईडी के करस्पॉन्डिंग कोर्स का डेटा रिपीट हो रहा था। वी ओनली हैड एंटिटीज करस्पॉन्डिंग टू कोर्स ऑफरिंग, हमारे पास सिर्फ कोर्स ऑफरिंग के करस्पॉन्डिंग एंटिटीज थी। सॉरी गाइस, विदाउट हैविंग एन एंटिटी करस्पॉन्डिंग टू द कोर्स, हमारे पास कोर्सेस की कोई एंटिटीज नहीं थी, ठीक है। उसके बराबर में इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, suppose we have a single relation where we repeat all course information once for each section that the course is offered। राइटर कहते कि मान लेते कि हमने क्या करा है, वह वैसी ही रिलेशन बनाई है जो कि हमें यहाँ पे चैट जीपीटी ने दिखाई थी, जो इनका एग्जाम्पल था, कि हम हर एक ऑफरिंग के करस्पॉन्डिंग में कोर्सेस की इंफॉर्मेशन को रिपीट करते हैं, ठीक है। मतलब हम कोई सेपरेट टेबल नहीं बना रहे अभी कोर्स की, हमने एक ही टेबल में दोनों की रिलेशनशिप को मेंटेन कर रखा है। ओके, it would be then impossible to represent new information about a new course। तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हमें अगर एक नया कोर्स ऑफर करना है, इस
को हमें करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब क्यों? राइटर कहना चाह रहा है कि जैसे कि हमारे पास ये एक टेबल है कि कोर्स ऑफरिंग 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोर्स आईडी 101 है। तो अब हम कोर्स एक नया कोर्स CS102 यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं? अगर हमने कोर्स टू ऐड करा तो यहाँ पे हमारे पास ऑफरिंग नहीं होगी ना, हो सकता है हमारे पास उसके लिए ऑफरिंग ना हो। उसको ऐड करने के लिए ऑफरिंग का होना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वरना यहाँ पे नल आ जाएगा। और नल होने में क्या दिक्कत है वैसे? नल होने में ये दिक्कत हो जाएगा कि अगर हम इसको इसके बेसिस पे हम सब कुछ चेक कर रहे हैं, रिलेशन नहीं होगी, है ना? हाँ, रिलेशन नहीं होगी। हमने एक रिलेशनल टेबल तो बनाई जिसमें हम रिलेशंस को स्टोर कर रहे हैं कि कोर्स ऑफरिंग 1 के साथ कोर्स आईडी CS101 है। और अगर हम एक ऐसा कोर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि रिलेटेड ही ना हो किसी ऑफरिंग से, सो ये एक अच्छी बात नहीं होगी। तो यहीं पर राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह की रिप्रेजेंटेशन में हम नए कोर्स को नहीं ऐड कर पाएंगे अनलेस दैट कोर्स ऑफर्ड अनलेस द कोर्स इज ऑफर्ड। जब तक कि वो कोर्स ऑफर नहीं करा जाता, वी माइट ट्राई टू मेक डू विथ द प्रॉब्लमेटिक we try we might try to make do with the problematic design by storing null value for section information। हमने अगर ऐड भी करा जानबूझ के तो वहां पर नल हो जाएगा। ठीक है? तो सच अ वर्क एनवायरनमेंट इज नॉट ओनली अनअट्रैक्टिव, तो ये अनअट्रैक्टिव होगा, बट मे बी प्रिवेंटेड बाय प्राइमरी कंस्ट्रेंट। और ये प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट को वायलेट करेगा, है ना? क्योंकि प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट मैंने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ये कहता है कि प्राइमरी की नल नहीं होनी चाहिए, और इस केस में हम अपनी प्राइमरी की को नल कर दे रहे हैं। अब प्राइमरी की के बारे में हम आगे जानेंगे, है ना? राइटर ने पहले ही शायद इसको डिस्कस कर रखा है। अवॉइडिंग, तो हमने ये दूसरा दूसरा पिटफॉल देखा था, इनकम्प्लीटनेस। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। चैट जीपीटी से कह के इसको समराइज कराएंगे और इसके लिए इसके ऊपर थोड़े से नोट्स बनाएंगे। एक्सप्लेन एंड गिव समरी फॉर नोट्स। Imagine a new course is created but the course ID is not offered yet। पर वो कोर्स ऑफर नहीं करता है, करेगा तो कुछ इस तरह का सीनैरियो हो जाएगा। नल CS205 डेटा स्ट्रक्चर सेमेस्टर नल। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे नल हो गया, है ना? क्रिएट मेसी एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को इनकम्प्लीट बनाएगा, है ना? जो कि अच्छा, तभी यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे इनकम्प्लीटनेस का मतलब यही है, हमारा जो नल का मतलब कि वो डेटा वहां पे है नहीं ना। तो अब टेबल में हमारे पास एक ऐसी फील्ड हो जाएगी जहां पे एक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो हमारी टेबल को इनकम्प्लीट बनाएगा, हमारे डेटा को इनकम्प्लीट बनाएगा। इसीलिए इस पिटफॉल का नाम इनकम्प्लीटनेस है। ठीक है? तो मैं यहाँ खुद से लिखना चाहूंगा कि इनकम्प्लीटनेस यहाँ पे क्या क्या स्पेसिफाई कर रहा है। टू इनकम्प्लीटनेस, हेयर इनकम्प्लीटनेस रेफर द नल फील्ड introduce introduced due to adding new information or data in table।
ठीक है, लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट हियर। एक एग्जांपल हो गया यहाँ पर इसके लिए, और इसका एग्जांपल भी हम लोग टेबल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कि किस तरह से इसमें इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है। ओके फाइन, तो हमने इस हेडिंग को कंप्लीट करा अभी। अवॉइडिंग बैड डिजाइन इज नॉट इनफ। बैड डिजाइन को अवॉइड करना ही केवल इनफ नहीं होगा। देयर मे बी अ लार्जर प्रॉब्लम फॉर गुड डिजाइन। लार्ज नंबर ऑफ देयर मे बी अ लार्ज नंबर ऑफ गुड डिजाइन फ्रॉम विच वी मस्ट चूज। हमारे पास बहुत सारी अच्छी डिजाइनें होंगी जिसमें से हमें कुछ को चुनना पड़ेगा। एज अ सिंपल एग्जाम्पल, एज अ सिंपल एग्जाम्पल, कंसीडर अ कस्टमर हु बाय अ प्रोडक्ट। कस्टमर जो कि प्रोडक्ट बाय करता है, इज द सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट इज अ रिलेशन बिटवीन। सेल जो है वो रिलेशन है किसके बिटवीन में? द कस्टमर एंड द प्रोडक्ट। सेल का मतलब है कि रिलेशन है प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में। अल्टरनेटिवली, इज द सेल इटसेल्फ एन एंटिटी? क्या सेल खुद में एक एंटिटी है? दैट इज रिलेटेबल बोथ ऑफ द कस्टमर एंड द प्रोडक्ट, जो कि कस्टमर और प्रोडक्ट को रिलेट करती है। दिस चॉइस दो सिंपल, ये चॉइस तो फिर भी सिंपल है, may take an important difference in what aspect of enterprises can be modeled well। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट करती है एस्पेक्ट्स की कि किस तरह से हम मॉडल को चुने, है ना। कंसीडरिंग, चॉइस की बात कर रहा है। कंसीडरिंग, ये कंसीडर करते हुए द नीड टू मेक चॉइस सच एज this for the large number of entities and the relationship in a real world enterprise. It is not hard to see that database design can be challenging problem. Indeed, वास्तव में we shall see that it require a combination of both science and good taste। तो इतने में राइटर ने हमें ये बताया है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे उसने एक एग्जांपल यही लिया कि हम सेल को क्या बोले। सेल तो एक रिलेशनशिप भी है कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में, कि क्या एक सेल जो है वो रिलेशनशिप है, या फिर सेल खुद में एक एंटिटी है। अब ये चुनना अब ये चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है किसी भी इंटरप्राइज एप्लीकेशन को मॉडल करने के लिए, है ना। या तो हमें ये मान ले कि एक रिलेशन है, या तो हम ये मान ले एक एंटिटी है। तो हमें दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। कंसीडरिंग, कंसीडर करते हुए द नीड टू मेक चॉइस एज दिस फॉर लार्ज नंबर ऑफ एंटिटीज रिलेशनशिप इन अ रियल वर्ल्ड एंटरप्राइजेस। अब ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से। लेट्स ट्रांसलेट इनटू हिंदी, पहले हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हैं, मे भी समझ में आ जाए, फिर चैट जीपीटी करेंगे। क्या इस उत्पाद की बिक्री ग्राहक और अभी मैं 2 मिनट के लिए चुप हो जाता हूँ। क्या इस उत्पाद की बिक्री ग्राहक और उत्पाद के बीच एक संबंध है? या फिर क्या बिक्री स्वयं एक ऐसी इकाई है जो ग्राहक और उत्पाद दोनों से संबंधित है? यह विकल्प हालांकि सरल है,
उद्यम के किन पहलुओं को अच्छी तरह से मॉडल किया जा सकता है? इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। वास्तविक दुनिया के उद्यम में मौजूद बड़ी संख्या में संस्थाओं और संबंधों के लिए इस तरह के विकल्प चुनने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो हाँ, चीजें थोड़ी सी समझ में आई है कि यहाँ पे डायलेमा की बात कर रहा है राइटर की चीजें एक ही चीज दो दो चीजों को रेफरेंस कर रही होगी, पर उस केस में हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना पड़ेगा। चॉइस करना थोड़ा सा टफ होगा कि क्या चीज हम मान के चले और क्या चीज ना मान के चले, और इस ई बेसिस पे हमें आगे की इस डिसीजन पे हमें आगे की चीजें भी अफेक्ट होंगी। ओके, तो यही कह रहे हैं कि डेटाबेस को जो डिजाइन करना है काफी चैलेंजिंग टास्क है ना, और साइंस और गुड टेस्ट के कॉम्बिनेशन है। तो हाँ, आसान काम तो कुछ भी नहीं, पर मजा आएगा करने में भी। अब 7.2 एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ चुके हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने पिटफॉल्स के बारे में जाना है, रिडंडेंसी और इनकम्प्लीटनेस। ऊपर हमने ये जाना था कि क्या क्या फेजेस होते हैं एक डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए। नाउ अब हम चलते हैं 7.2 टॉपिक, जिसका नाम है द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ओके, तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल was developed to facilitate database design डेवलप हुआ था टू फैसिलिटेट डेटाबेस डिजाइन बाय अलाउइंग स्पेसिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज स्कीमा दैट रिप्रेजेंट द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। तो ठीक है, सही है, कह रहा है कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डेवलप हुआ था डेटाबेस की डिजाइन को और इसके स्पेसिफिकेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओवरऑल डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। The ER model is very useful in mapping the meaning and interaction of real-world enterprises onto a conceptual schema. ER मॉडल जो है काफी यूजफुल चीज है ना, रियल वर्ल्ड की चीजों के मैपिंग के लिए और उसके इंटरेक्शंस को दिखाने के लिए। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों यूजफुल है? बिकॉज ऑफ दिस यूजफुलनेस, अच्छा सॉरी, क्यों तो नहीं बता रहा, पर ये बता रहा है कि इसकी यूजफुलनेस के कारण, बिकॉज ऑफ दिस यूजफुलनेस मैनी डेटाबेस डिजाइन टूल ड्रॉ ऑन कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम ईआर मॉडल। बहुत सारे जो डेटाबेस डिजाइंस हैं वो ईआर मॉडल से ही बने हैं। द ईआर डेटा मॉडल एम्प्लॉय एम्प्लॉय करता है तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, और वो क्या क्या है? एंटिटी सेट, रिलेशनशिप सेट एंड एट्रीब्यूट्स, which we study first. The ER model also has an associate diagrammatic representation, the ER diagram, which we study later in this chapter. हम उसके डायग्राम के बारे में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, पर हमने ये जाना कि ER मॉडल को बनाने के लिए तीन बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। क्या क्या? एंटिटी सेट, रिलेशनशिप सेट और एट्रीब्यूट्स। और हमने ये पता करा कि रिलेशनशिप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो काफी अच्छा होता है किसी भी रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए और उनके एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो हम इस बात को नोट कर लेते हैं, साथ साथ ही नोट करते हुए चलेंगे क्योंकि कल मैं भूल गया था। सो बाय द वे दिस इज अ 7.2। तो ऊपर वाला क्या था टॉपिक देन? 7.1.2 डिजाइन अल्टरनेटिव्स। ओके, तो इसको हम लोग रिनेम कर लेते हैं 7.1.2 और इस फाइल का नाम हम रखेंगे डिजाइन अल्टरनेटिव्स। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 7.2, जिसका नाम है
ER मॉडलिंग। ओके, फिर हमने जाना कि ER मॉडलिंग के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बस कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और हमें इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो द ER मॉडल employs 3 basic concept. Let's copy them, paste here. The ER मॉडल एम्प्लॉय करता है 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, और वो क्या क्या है? वो है एंटिटी सेट, देन रिलेशनशिप सेट और एट्रीब्यूट्स। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि एंटिटी सेट होता क्या है। अब एंटिटी सेट स्टार्ट करने से पहले मैं थक गया हूँ बोलते हुए, थोड़ा सा पॉज लेंगे, है ना? सो लेट सो गाइज, वेलकम बैक। मैं वापस आ गया हूँ पानी पी के। बट हम देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने कल से 10 मिनट ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। कल हम लोगों ने 30 मिनट की रीडिंग करी थी और समझा था, बट आज 40 मिनट्स हो गए हैं। तो इम्प्रूवमेंट टाइम के बेसिस पे है, बट आई थिंक टॉपिक हमारे 2 ही कवर हुए हैं। कल भी कल हमने इतना कवर करा था, बट हमने आज नोट्स बनाए, तो इसीलिए टॉपिक तो ज्यादा कवर नहीं हो पाया, बट हम नोट बनाते हुए चले। तो अभी क्या करते हैं, हम एंटिटी सेट को चालू करें। हमारा वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा और हम धीमे धीमे इंटरेस्ट बनाते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो इसको ओवरवेलम नहीं करेंगे। हम कल स्टार्ट करेंगे एंटिटी सेट से। ओके, तो मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर लेता हूँ कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है 7.2.1। और बाय द वे, मैं इसको यहाँ से खोलूंगा तो मुझे यहाँ पर ही मुझे मिलेगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस दबा करके, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, तब तक बाय।